Hello students. Yesterday I told you about the agriculture production, especially rice and wheat. मैंने आपको कल चावल और गेहूं के उत्पादन के बारे में बताया था. I described different conditions are required for both राइस एंड व्हीट. मैंने आपको बताया था कि गेहूं के लिए भी अलग कंडीशंस चाहिए और चावल के लिए भी अलग कंडीशंस चाहिए. लेट्स हैव अ स्मॉल रिवीजन. चलिएगा एक छोटी सी पुनरावृत्ति करते हैं. मैंने आपको बताया था कि राइस के लिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए एंड अबाउट 150 सेमी टू 200 सेमी रेनफॉल चाहिए, यानी कि वर्षा चाहिए. और मैंने आपको ये भी बताया था कि लगभग इसके लिए जो मिट्टी चाहिए वो कैसी चाहिए, फाइन एल्यूवियल सॉइल और द न्यू एल्यूवियल सॉइल, नवीन जलोढ़ मिट्टी चाहिए. और मैप आपको याद होगा, मैंने बताया था कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, असम जैसे राज्यों में चावल का उत्पादन होता है. At that same time, I also told you about the wheat production in India, and I told you that wheat needs 15 डिग्री टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, लगभग 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए. एंड रेनफॉल नीड्स 50 टू 70 सेंटीमीटर, 50 से 70 सेमी, 100 सेमी के वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है. और मैंने ये भी बताया था कि इसके लिए दोमट मिट्टी चाहिए. उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान जैसे राज्यों में गेहूं पैदा होता है. इन सब के बारे में हमने चर्चा कर दी थी. हमारा अगला टॉपिक है मिलेट्स. मिलेट्स मतलब होता है बाजरा. क्या होता है? बाजरा. चलेगा मिलेट्स के बारे में हम पढ़ना. मिलेट्स मतलब ऐसा तो होता है मोटे अनाज होता है ना. तो हम आज उन्हीं के बारे में पढ़ना चालू करेंगे, मिलेट्स के बारे में, राइट. चलेगा सबसे पहले मिलेट्स क्या होते हैं उसके बारे में देखते हैं. मिलेट्स वो होते हैं, यानी मोटे अनाज वो होते हैं जो हार्ड कंडीशंस में, मिलेट्स आर दोज crops which can be grown in hard conditions if the soil is poor or less rainfall in those areas where we grow millets. जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है या मिट्टी जो होती है वो अच्छी नहीं होती है, क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, तो उन क्षेत्रों में हम क्या करते हैं, मिलेट्स बो देते हैं, यानी कि मोटे अनाज बो देते हैं. ऐसे मिलेट्स के अंदर बहुत सारे मोटे अनाज देखने को मिलते हैं. ज्वार आपका मोटा अनाज है, इनको ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है ना. मतलब बार बो दिया तो उसको ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होगी. ऐसे अनाजों को हम क्या बोलते हैं, मोटे अनाज कहते हैं, मिलेट्स कहते हैं. और इनके अंदर आपका ज्वार आ जाएगा, बाजरा आ जाएगा, जौ आ जाएगा. मतलब सर्दियों में खाते हो ना जो रोटियां, ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, ये सब क्या है, मोटे अनाज कहलाते हैं. और मोटे अनाज के लिए कोई विशेष प्रकार की मिट्टी हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, या मोटे ज़रूरी नहीं है कि कोई जल अत्यधिक आवश्यक हो, ऐसी कोई कंडीशंस नहीं है. कम पानी में, पुअर सॉइल में भी ये अनाज हो जाते हैं. आइए देखते हैं मोटे अनाज कौन कौन से हैं, ठीक है, और कहाँ कहाँ होते हैं. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मोटे अनाज कम पानी में भी हो सकते हैं. तो इन मोटे अनाजों का मिलेट्स का मूल रूप से जो एरिया है वो है वेस्टर्न राजस्थान. मोस्टली बाजरा, ज्वार एंड जौ आर द क्रॉप्स ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, महाराष्ट्र एंड ड्राई एरिया ऑफ कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश. कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ ड्राई एरियाज, महाराष्ट्र के ड्राई एरियाज और राजस्थान के पश्चिम वाले क्षेत्र जो हैं ये बाजरा, ज्वार और जौ के लिए फेमस है.
I will like to tell you that the Maharashtra is most largest producer of the ज्वार. ज्वार सबसे ज़्यादा जो पैदा होता है वो कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है. अदर हैंड बाजरा, द राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द बाजरा. बाजरा जो होता है वो कहाँ पैदा होता है? राजस्थान में. जबकि ज्वार सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा होती है? महाराष्ट्र में पैदा होती है ना. सेम द जौ, स्पेशली इन उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान. जौ जो है वो उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पैदा होता है. इसी तरह से कर्नाटक जो है वो भी जौ पैदा करता है. तो ये कुछ एरियाज हैं, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड यूपी. दीज आर द मोस्टली फेमस एरियाज टू प्रोड्यूस द मिलेट्स. मतलब मोटे अनाजों के उत्पादन के लिए ये प्रमुख क्षेत्र हैं. लेकिन अब हम आते हैं एक इम्पोर्टेंट चीज की तरफ जिसको हम बोलते हैं मेजाई. मेजाई ऐसे तो मोटा अनाज ही है, मिलेट्स ही है, लेकिन हम मेजाई के बारे में बात करें तो मेजाई ऐसा है जो सबसे अधिक मोटे अनाजों में सबसे ज़्यादा खाया जाता है. मक्का जिसको बोलते हैं, मक्का भुट्टा जो होता है ना, उसको मेजाई. अगर हम मेजाई की बात करें, मतलब भुट्टे की बात करें, मक्के की बात करें, तो मक्का जो है वो एक ऐसी फसल है जिसके लिए लगभग वही टेम्परेचर चाहिए 21 डिग्री से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक. देखिएगा मक्का जो है वो बारिश में बोया जाता है. मतलब हाँ, खरीफ की फसल है ना, बारिश में. और टेम्परेचर कितना चाहिए? 21 डिग्री से 27 डिग्री. चावल के लिए भी 21 से 27 चाहिए, गेहूं के लिए भी लगभग इतना ही चाहिए. तो अंतर कहाँ आ जाता है? अंतर आता है रेनफॉल कंडीशंस में. यस्टरडे आई हैव क्लियर दैट राइस प्रोड्यूसर एरियाज आर दोज एरियाज विच एक्सपीरियंसेस more than 150 centimeter rainfall, and the areas which receive 70 centimeter to 120 centimeter rainfall, those areas are specially wheat areas. And areas which experiences less than 70 centimeter rainfall and more than 50 centimeter rainfall, मतलब जहाँ पर 50 से 70 सेमी की बारिश होती है, उन क्षेत्रों में क्या होता है? मेजाई होता है, मक्का होता है. तो अंतर समझ में आ गया? टेम्परेचर तो सेम रहता है. अब बारिश में टेम्परेचर तो वही भारत का रहता है 21 से 27 के बीच में, है ना. तो टेम्परेचर तो, लेकिन अंतर कहाँ आ गया? रेनफॉल एरिया में. जरा देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं कि ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो लगभग आपका वही 20-25 डिग्री टेम्परेचर के आसपास का एरिया, ये पूरा का पूरा. लेकिन यहाँ पर चावल होता है, यहाँ पर बीच में गेहूं होता है, और यहाँ पर क्या होता है? मक्का होता है. अंतर क्या है? यहाँ पर रेनफॉल 150 सेमी से के आसपास होती है, यहाँ पर लगभग 100 से 200 सेमी होती है, और यहाँ पर 50 से 70-80 सेमी होती है. तो ये तो एरिया हो गया राइस प्रोडक्टिव, ये एरिया हो गया व्हीट प्रोडक्टिव, और ये एरिया हो गया मेजाई प्रोडक्टिव. यहाँ पर मक्का पैदा होता है. अंतर समझ गए? चलेगा. अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, रेनफॉल का भी पता चल गया कि इसके लिए रेनफॉल कितनी चाहिए. इसके लिए रेनफॉल चाहिए 50 से 70 सेमी. सॉइल कौन सी चाहिए? ओल्ड एल्यूवियल सॉइल, मोस्टली विद द सैंडी पार्टिकल्स. इसमें मिट्टी ऐसी चाहिए कि ओल्ड एल्यूवियल चाहिए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी चाहिए. चलिएगा, इसको भी देख लेते हैं. जरा देखिएगा, मैं आपको बता चुका हूं कि भारत में ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो एल्यूवियल सॉइल का एरिया है. ये पूरा का पूरा एल्यूवियल सॉइल का है, राइट. यहां पर देखो, यहां न्यू एल्यूवियल सॉइल मिलती है. यहां क्या मिलती है? न्यू एल्यूवियल सॉइल. हाँ जी, जिसको आप खादर कहते हो. मतलब हर साल नदियाँ अपने साथ में पानी को, हर साल नदियाँ अपने साथ में क्या करती हैं? मिट्टी को बहा कर लाती हैं. So this is the Khadar area, the area of new alluvial soil, and this is the area of dormant soil. मतलब जिसमें कण जो होते हैं ना, जो ज़्यादा बड़े होते हैं
न ज़्यादा छोटे होते हैं। बट दिस एरिया, स्पेशली दिस एरिया, द एरिया ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड ईस्टर्न राजस्थान, दिस इज द एरिया ऑफ ओल्ड एल्यूवियल सॉइल। यहाँ पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। एंड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, दिस इज द एरिया ऑफ ओल्ड एल्यूवियल सॉइल। राजस्थान का पूर्वी भाग जो है वो ओल्ड एल्यूवियल सॉइल का हिस्सा है। यहां पर भी मक्का कहाँ होती है? मक्का पूरे राजस्थान में नहीं होती है। मक्का कहाँ होती है? मक्का केवल दक्षिणी राजस्थान में होती है। ये देखिएगा, ये भी ओल्ड एल्यूवियल सॉइल का हिस्सा दिख रहा है ये आपको। और इस एरिया के अंदर दक्षिणी एरिया में मेजाई प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, मक्के का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। लेकिन केवल राजस्थान में ही होता हो ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारी जगहों पर मक्के का प्रोडक्शन होता है। यूपी के अंदर कुछ गरीब किसान जो हैं वो मेजाई का उपयोग करते हैं। कुछ जगहों पर महाराष्ट्र में भी मेजाई होता है, थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश में भी होता है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, इन सब जगहों पर मेजाई का उपयोग किया जाता है। अब आप कहोगे कि साहब बिहार में भी बारिश ज़्यादा होती है। जब यहाँ बारिश ज़्यादा होती है तो यहाँ तो चावल पैदा करना चाहिए, यहाँ पर मक्का क्यों कर रहे हैं? तो ज़रा देखिएगा, एरिया का भी अंतर पड़ता है। इन क्षेत्रों में पहाड़ी इलाकों के पास में मक्का बो दिया जाता है ताकि पहाड़ से पानी नीचे आ जाए, पहाड़ से पानी नीचे आ जाए। पहाड़ों के ऊपर मक्का बो दो तो ज्यादा पानी गिरेगा तो वो नीचे आ जाएगा। तो बिहार में उन क्षेत्रों में मक्का किया जाता है, या यूपी में उन क्षेत्रों में मक्का किया जाता है जो ढालू क्षेत्र होते हैं, हल्के ढलवा क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों में मक्का किया जाता है। जबकि दक्षिणी राजस्थान में आपने देखा होगा, हम तो दक्षिण राजस्थान के रहने वाले हैं, कि यहां पर बारिश अगर ज्यादा होती है तो पहाड़ियों के ऊपर जो मक्का होता है वो बहुत अच्छा होता है, और बारिश कम होती है तो मैदानी क्षेत्रों में जो मक्का होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो आप समझते हैं इसको कि जहां बारिश कम होती है वहां तो मैदानी भागों में मक्का बोया जाता है, और जहां बारिश ज्यादा होती है वहां पर पहाड़ी क्षेत्रों में ढलानों के ऊपर मक्का बोया जाता है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, दीज आर द एरियाज ऑफ द मेजाई प्रोडक्शन। ये मेजाई प्रोडक्शन के एरियाज हैं। अब मैं आपको अगली फसल बताने जा रहा हूं जिसको हम बोलते हैं पल्सेस। क्या बोलते हैं? पल्सेस। चलिएगा, हम पल्सेस के बारे में बात करते हैं। पल्सेस जो हैं वो भारत के अंदर बहुतायत पर पैदा की जाती है। मतलब भारत में बहुत ज़्यादा पल्सेस का उपयोग, पल्सेस जो हैं, दालों का जो प्रोडक्शन है वो देखने को मिलता है। पल्सेस जो हैं यानी कि दालें जो हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा दालें पैदा करता है। सबसे ज़्यादा दाल तो जानते हो ना, ग्राम, मूंग, तुअर, उड़द, ये सारी की सारी दालें हैं ना। चने की दाल है, मूंग है, तुअर है ना, मटर है, ये सारे के सारे क्या है? दालें। और इन दालों का भारत में खूब प्रोडक्शन होता है, खूब। दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है। और पल्सेस के बारे में एक चीज जानने योग्य ये भी है कि पल्सेस के लिए ज्यादा रेनफॉल हो ये जरूरी नहीं है। मतलब कम रेनफॉल में, कम बारिश में भी हो जाती। कुछ दालें तो ऐसी हैं जो राजस्थान के पश्चिम भाग में मुश्किल से 40 सेंटीमीटर वर्षा में पैदा हो जाती। उड़द है, मूंग है, कम बारिश में भी पैदा हो जाती। यदि हम दालों की बात करें तो पल्सेस आर द सोर्स ऑफ प्रोटीन। दालें जो हैं वो किसका सोर्स है? प्रोटीन का सोर्स है। इनसे प्रोटीन प्राप्त होता है। सो पल्सेस आर मोस्ट न्यूट्रलाइज्ड क्रॉप स्पेशली फॉर द चिल्ड्रन। बच्चों के लिए ये मोस्टली न्यूट्रलाइज है, मतलब
इससे प्रोटीन मिलता है, मोस्टली अच्छी फसल है, अच्छा खाओगे तो उससे प्रोटीन मिलेगा। और बच्चों को प्रोटीन की नीड ज़्यादा होती है, क्यों? क्योंकि वो ग्रोथ कर रहे होते हैं। ग्रोथ जो है, शरीर की ग्रोथ प्रोटीन पर डिपेंड करती है, और पल्सेस के अंदर प्रोटीन होता है, तो इनका बच्चों के लिए खाना, दालों का खाना बहुत अच्छा माना जाता है। इतना ही नहीं, सम पल्सेस लाइक पीस, मतलब मटर जैसी कुछ दालें हैं, जिनकी जड़ों में स्पेशली एक राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है। और वो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, वायुमंडल की नाइट्रोजन को लेकर नाइट्रेट में बदलता है। वायुमंडल से, देखो ध्यान से सुनना, फसलों के लिए 3 चीजें जरूरी है। एन मतलब नाइट्रोजन, पी मतलब फास्फोरस, और के मतलब पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, ये तीनों चीजें फसलों के लिए जरूरी है। अब ध्यान से सुनना, ये जो नाइट्रोजन है ये वायुमंडल में भरपूर है, लगभग 79% पाई जाती है ना, भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन। लेकिन पौधे डायरेक्टली नाइट्रोजन वायुमंडल से नहीं ले सकते। वो नाइट्रोजन लेंगे जो जमीन में नाइट्रेट के रूप में होगी, जमीन में नाइट्रेट के रूप में होगी, उस नाइट्रोजन को लेते हैं। अब जमीन में नाइट्रोजन जब खत्म हो जाती है तो कई किसान क्या करते हैं, दालें रोप देते हैं। दालों की विशेषता क्या होती है, दालें जो होती है वो लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती है, मतलब एक विशेष जाति है दालों की कि लेग्यूमिनस जाति बोलते हैं। और उस लेग्यूमिनस जाति में राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है, और वो बैक्टीरिया क्या करता है, वायुमंडल से नाइट्रोजन लेता है, उसको नाइट्रेट में बदलता है और सॉइल के अंदर डाल देता है। और सॉइल से वो नाइट्रेट जो है वो कौन ले लेते हैं, पादप ले लेते हैं। तो आपने देखा होगा आपके गांव में जब कभी मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है, अनुर्वरक हो जाती है, तो आपके गांव के किसान भी क्या रोप देते हैं, मूंग और तुअर वगैरह रोप देते हैं, है ना। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है, नाइट्रेट की मात्रा कम हो जाती है, तो उस समय इस तरह के लेग्यूमिनस कुल के पौधे रोप दिए जाते हैं, जिससे कि क्या हो सके, मिट्टी पुनः उपजाऊ हो सके। अब बात करते हैं भारत के अंदर कहाँ कहाँ पर इस तरह की दालें पैदा होती हैं। चलिएगा बात करते हैं भारत में दालों का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है। देखिएगा ये मैप आपको शो कर रहा है कि लगभग पूरे भारत में दालों का उत्पादन होता है, लेकिन मुख्य रूप से यदि देखोगे तो आपको मध्य प्रदेश का नाम सबसे ऊपर आएगा, फिर महाराष्ट्र का नाम आएगा, फिर उत्तर प्रदेश और राजस्थान। दीज 4 एरियाज आर द मेजर एरिया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द पल्सेस। ये 4 राज्य जो बीच के दिखाई दे रहे हैं, ये चारों राज्य कौन कौन से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, ये चारों राज्य जो हैं वो पल्सेस उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सेकंड नंबर पर देखो तो आप देख सकते हो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, यहाँ पर भी पल्सेस होती हैं, पंजाब और हरियाणा में भी होती हैं, और थोड़ी बहुत पल्सेस जो हैं वो इन क्षेत्रों में भी होती हैं, मतलब पूर्वी भारत में और दक्षिण में तमिलनाडु में भी होती है। आप कहोगे साहब पूरे भारत में, जी हाँ, पूरे भारत में लगभग दालों का उत्पादन होता है। हर जगह अलग अलग दाल होती है, कहीं मूंग, कहीं तुअर, कहीं चना, है ना। राजस्थान में बात करो तो मुख्य रूप से चने की दाल, चना जो होता है कब होता है, गर्मियों में, सर्दियों में, बारिश में, कब होता है चना। ये जो चना सर्दियों में होता है, रबी की फसल है, राजस्थान में खूब चना देखने को मिलता है। इसके अलावा राजस्थान में कुछ जगहों पर मूंग और तुअर की दाल भी की जाती है ना। चना जो है वो मध्य प्रदेश में भी रोपा जाता है और उत्तर प्रदेश में भी रोपा जाता है ना। तो ये जो दालें हैं वो लगभग कम बारिश के क्षेत्रों में हर जगह हो जाती हैं, हर जगह पाई जाती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दालों का उत्पादक क्षेत्र है, और मुख्य रूप से मध्यवर्ती भारत में, मतलब राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और
मध्य प्रदेश के अंदर इन दालों का उत्पादन होता है। कल हम आगे पढ़ेंगे फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, अनाज के अलावा जो फूड क्रॉप्स हैं जो खाई जाने वाली होती है, जैसे जैसे शुगर केन है, अनाज तो नहीं है, गन्ना अनाज है क्या? अनाज तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको खाते हैं। इसी तरह से ऑयल सीड्स मतलब तेल, आप देखते होंगे ना, ये सरसों है, मूंगफली है, अनाज तो नहीं है लेकिन हम इसको खाते हैं, तेल के रूप में भी खाते हैं। तो कल हम इन फसलों के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप इस चैप्टर को किताब से पढ़िएगा, नहीं समझ में आया तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।